प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। जुनून है, देश के लिए जुनून है, सफलता के लिए जुनून है, यूपीएससी के लिए जुनून है। तो आज का कोट जो है, मेरे जो कोट होते हैं, ये जो कोट होते हैं, वो अगर आप लिखेंगे, शेयर करेंगे और अगर मनन और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। तो जो आज कोट है वो डेल कार्नेगी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है लोक व्यवहार। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसे तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे वो पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले आदमी में काम करने की इच्छा प्रबल जगाएं। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। तो सूत्र यह है, सामने वाले आदमी में प्रबल इच्छा जगाएं। तात्पर्य यह है कि कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको ये इच्छा जगाइए कि भाई आईएएस बनने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों का उद्देश्य बताइए। टुडेज न्यूज़ इज सोर्सेज नवभारत टाइम्स एंड जनसत्ता। चीन की सीमा पर राफेल एयरफोर्स करेगी फैसला। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच वायुसेना के शीर्ष कमांडर इस हफ्ते बैठक करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। जल्दी बोलने का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपको समझा ना सकूँ। जल्दी बोलने का लक्ष्य ये है कि कम समय में ज़्यादा फैक्ट्स आपको दूँ। 2 बार 3 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, सुनते रहिए। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के अंत तक भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमान के तेजी से परिचालन स्टेशन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वायुसेना के अधिकारियों ने शीर्ष कमांडर इस सप्ताह 22 जुलाई से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कमांडरों के सम्मेलन से मिलेंगे, जहां वे कई सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बैठक का नेतृत्व करेंगे। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगी। बैठक में 7 कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। जब से चीन के साथ तनाव की स्थिति पैदा हुई है, तभी से वायुसेना अलर्ट मोड पर है। मिराज 2000, सुखोई 30, मिग 29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत और फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान पर बढ़त मिलेगी। इस महीने के अंत तक भारत को राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। बैठक में एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारी इसकी तैनाती और परिचालन भी चर्चा करें। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सबसे उन्नत जेट प्रतिकूल परिस्थितियों में वायुसेना को बढ़त देने वाले हैं, क्योंकि वे सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ लंबी दूरी के हथियार जैसे उल्का एयर टू एयर मिसाइल भारत को चीन और पाकिस्तान पर बढ़त देने वाले हैं। ईरान से पाकिस्तान तक फैला चीनी चक्रव्यूह। चाबहार रेल प्रोजेक्ट और दियामार बासा बांध इन दिनों चर्चा में है। चाबहार ईरान में है और दियामार बासा बांध पाकिस्तान में। ईरान को भारत का पुराना दोस्त माना जाता है, तो पाकिस्तान से रिश्ते जग जाहिर हैं। चाबहार के जिन प्रोजेक्ट्स में ईरान के साथ भारत की हिस्सेदारी थी, उसमें अचानक अवरोध खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि ईरान के नज़रिए में बदलाव आ रहा है। उधर दियामार बासा बांध को लेकर भी पाकिस्तान की बदनीयत दिख रही है। ईरान की अगर बात की जाए तो सस्ता लोन देकर बिगाड़ दिए रिश्ते। बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच भारत ईरान के महत्वाकांक्षी चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान के पीछे हटने की खबरों के बाद कई सवाल खड़े हो गए। इसे भारत ईरान संबंधों में आई दरार के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए जानकार भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकी और चीन के ईरान में बढ़ते दखल को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ईरान की ओर से कहा गया कि भारत के साथ रेल परियोजना के लिए कभी समझौता ही नहीं हुआ। वही भारत की ओर से खुलकर साफ नहीं किया गया कि वस्तु स्थिति क्या है।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि रेल प्रोजेक्ट के तहत यह तय हुआ था कि भारत की ओर से फंडिंग करने से पहले इसका आकलन किया जाएगा, इसमें कितना निवेश सही होगा। भारत ने संकेत दिए कि इसमें आने वाला खर्च बहुत है, जिससे भारत पीछे हटना पड़ सकता है। ईरान की ओर से इस मसले पर कहा गया कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार में दो अलग अलग समझौते किए। पहला बंदरगाह की मशीनरी को लेकर और दूसरा भारत का यहाँ पर जो $150 मिलियन का निवेश है, इसमें कभी रेल थी ही नहीं। प्रस्तावित रेल प्रोजेक्ट चाबहार प्रोजेक्ट से जाहेदान के बीच है। भारत की तैयारी इसे जाहेदान से आगे तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर शाराक तक ले जाने की है। मालूम हो कि 2016 में जब भारत ने चाबहार पोर्ट में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया था, तो इसके इलाके में भारतीय रणनीति के हिसाब से इसे गेम चेंजर फैसला माना गया था। यह पोर्ट इसलिए बेहद अहम था क्योंकि इसके बनने से भारत के लिए सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए पाकिस्तान होकर जाने की मजबूरी समाप्त हो जाती। इससे न सिर्फ भारत का बिजनेस उस इलाके में बड़े पैमाने पर पड़ता, बल्कि पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ता। 2016 में भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस समझौते को मंजूरी दी थी। इसके बाद अगले साल ही ईरान के चाबहार पोर्ट से इसी समझौते के तहत अफगानिस्तान को गेहूं भी भेजा गया था। लेकिन दबाव में जब से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, तभी से दोनों देशों में तनाव शुरू हो गया। इधर मौका देखकर चीन ने ईरान में बड़े निवेश के साथ सस्ती ब्याज दर पर उसे कर्ज देने की पहल कर दी। बांध के बहाने डुबोने की साजिश। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पीओके के गिलगिट इलाके में दियामार बाशा बांध का निर्माण शुरू कर दिया। इसके लिए दोनों देशों ने एक समझौता भी किया। $442 के इस प्रोजेक्ट में दोनों देशों की कंपनियां काम करेंगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बीते हफ्ते की 15 जुलाई को इस बांध के निर्माण की शुरुआत की। इस मौके पर इमरान खान के साथ वहां के आर्मी चीफ और ISI के चीफ की मौजूदगी ये बताने की काफ़ी थी कि भले ही पाकिस्तान इस बांध से अपने मुल्क में बिजली उत्पादन करने का हवाला दे रहा है, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से पूरी तरह चीन की गिरफ्त में आ चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक दशा काफ़ी कुछ चीनी चाल है। इसके निर्माण चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के तहत हो रहा है, लेकिन इस बांध से भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। भारत की ओर से गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे। पाकिस्तान सरकार जो बांध बना रही है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इस बात के कारण भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बहुत इलाके डूब जाएंगे। हम पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए इलाकों में बदलाव करने की लगातार कोशिशों की निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने 2010 में इस बांध के निर्माण का ऐलान किया था, लेकिन तब उसके पास इसके लिए फंड नहीं था। चीन ने भी तब इस पर ध्यान नहीं दिया। अब चीन की अचानक बड़ी रुचि से भारत इस प्रोजेक्ट को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। सूत्रों के अनुसार चीन ने पिछले कई मौक़ों इसमें निवेश करने से इनकार किया था, लेकिन इस साल मई में चीन ने खुद पहल करके पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट में 70% निवेश करने का सहमति दी। उसी समय भारत और चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद शुरू हुआ था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 401 परियोजनाओं की लागत 4.02 लाख करोड़ बढ़ी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 401 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। देरी और अन्य कारणों की वजह से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की 1692 परियोजनाओं में से 552 परियोजना देरी से चल रहे हैं, जबकि 401 परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। देश ही नहीं दुनिया का खाका बदलेगा कोरोना। देश ही नहीं दुनिया का खाका बदलेगा कोरोना। कोरोना महामारी अभूतपूर्व है। यह न केवल तेजी से फैल रही है, बल्कि अब तक की किसी भी महामारी के मुकाबले में ज़्यादा कहर बरपा रही है। इसके आर्थिक प्रभावों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं। खासतौर पर इससे निपटने के लिए अपनाए गए कई अल्पावधि उपायों का प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक विचारधाराओं पर लंबे अरसे तक देखने को मिल सकता है। चौथे आर का जुड़ना। किसी आपदा से निपटने के लिए आमतौर पर जो कदम उठाए जाते हैं, उनमें 3 आर होते हैं: रेस्क्यू, बचाव, रिलीफ, राहत और रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। कोविड-19 में एक चौथा आर भी जुड़ा है, जिसने बाकी तीनों के महत्वहीन बना दिया है। वह रेगुलेशन, नियमन
लॉकडाउन के से सभी प्रकार की गतिविधियां ठप पड़ गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी आयामों को नियमों में बांधने से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पहिए अचानक थम गए। पूरे देश में महज नियमों की रूपरेखा तक एक नहीं थी, इसे थोपने का तरीका भी एक जैसा था। विधायिका और अन्य हितधारकों की सहमति लिए बगैर कार्यपालिका ने संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, थैंक यू सो मच टू वॉच माई प्रोग्राम। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस इंडिया।